देखिए क्लास ट्वेल्थ में हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ों को पढ़ना है। फर्म का विघटन, अब फर्म का विघटन किसे कहा जाएगा, तो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि जब सभी साझेदारों के मध्य संबंध विच्छेद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे फर्म का विघटन। इसको आप लिख सकते हैं कि इफ़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिसॉल्व्ड देन इट इज़ नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो फर्म के विघटन में क्या होता है कि फर्म क्लोज हो जाता है। देखिए अब इन फ्यूचर क्या है, फर्म नहीं चलेगा, जो संस्था है बंद हो जाता है। आज हम लोग यहाँ पर जो इस टॉपिक को टच करेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं उससे रिलेटेड मैं बताने जा रहा हूँ। अब वैसे अब फर्म का विघटन न्यायालय के आदेश से भी होता है और बिना न्यायालय के आदेश के भी होता है, सहमति से हो जाती है। तो उस टॉपिक को मैं टच नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कौन कौन से अकाउंट्स हम लोग को स्पेशली बनाने होंगे उससे रिलेटेड में हम यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा तो फर्म क्लोज होगा, बंद होगा, तो सभी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है क्लोज करने पड़ेंगे आपको, और जिन लोगों का भी लाइबिलिटी है पेमेंट करना है उन सभी लोगों का पैसा वापस किया जाएगा, लाइबिलिटी का पेमेंट होगा। और जो फर्म के पास जो एसेट्स है उस एसेट्स को आप बेचेंगे, रियलाइज़ करेंगे या कोई पार्टनर रख लेगा। तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेशली आपको दो चीज़ पूछा जाता है। एक तो है कि डिसोल्यूशन अकाउंट यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला जाएगा। अब न्यूमेरिकल में आप जाएंगे तो बनाने के लिए जो प्रैक्टिकल आता है यहाँ पे एक आएगा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए। फर्स्ट आपसे पूछा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फाइनली आपको एक कैश या बैंक अकाउंट खोलना होगा, कैश या बैंक अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट्स हम लोगों को फर्म के विघटन पे या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बनाने के लिए बोला जाता है। और इसमें और एक और है कि जर्नल एंट्रीज भी पूछे जाते हैं कुछ डिसोल्यूशन से रिलेटेड। तो हम लोग आज जो मैं टॉपिक इस वीडियो में टॉपिक टच करूँगा वो रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड ही बताएंगे आज हम। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा। तो हम एक फॉर्मेट की सहायता से हम इसको समझा रहे हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। देखिए अब रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाएंगे आप तो इस फॉर्मेट को अगर आप समझ लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को, तो आप बहुत आसानी से आप जर्नल एंट्री भी कर लेंगे। देखिए अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखिएगा पार्टिकुलर्स और यहाँ अमाउंट, पार्टिकुलर्स और फिर यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे। सबसे पहले देखिए आप रियलाइजेशन अकाउंट है क्या चीज़, वसूली खाता किसे कहते हैं। तो वसूली खाता फर्म के विघटन पर बनाया जाने वाला वह अकाउंट है, वह खाता है जो फर्म के और सभी एसेट्स और दायित्वों जो भी है दिया हुआ उसके खातों को बंद करने के लिए, संपत्तियों की वसूली से प्राप्त राशि का लेखा करने के लिए और दायित्वों का भुगतान करने के लिए जो खाता तैयार किया जाता है उसे वसूली खाता कहते हैं। अब इसको बनाने का तरीका मैंने बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट आप हेडिंग डालेंगे और डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आप यहाँ क्या क्या लिखेंगे पहले समझेंगे। सबसे पहले जितने भी एसेट्स है आपके पास कैश को छोड़ करके और या जिसको बेच करके आप पैसा वसूल सकते हैं उसको आप डेबिट में लिखेंगे। जितने भी एसेट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको सन्ड्री एसेट्स हेड करके भी लिख सकते हैं, सन्ड्री एसेट्स बना दीजिए हेड, और इसमें जितना भी एसेट्स आपके पास दिया हुआ है जैसे स्टॉक होगा, डेटर्स होगा, मशीन होगा, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है एट्सेट्रा, बिल्डिंग वगैरह हो सकता है। अब यहाँ ध्यान देखेंगे कि आपको क्या नहीं लिखना है, स्पेशली ध्यान रखेंगे। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कैश और बैंक को नहीं लिखेंगे। एसेट साइड में कैश और बैंक भी होता है दिया हुआ, तो कैश को और बैंक को नहीं लिखना है आपको। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिखा हुआ है एसेट साइड में तो वो डायरेक्टली आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे सावधानी रखना है, यहाँ पे अगर डेटर्स डायरेक्ट लिखा है तो आप अमाउंट भर दीजिए, यहाँ पर जोड़ करके यहाँ पे लिख दीजिएगा सभी आइटम्स को यहाँ। लेकिन अगर डेटर्स में प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स लिखा हुआ है तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हटा आप क्रेडिट साइड लिखिएगा, यहाँ पे इधर लिखेंगे भाई प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, बैड डेट्स इधर लिख देंगे। पूरे अमाउंट को यहाँ डेबिट कीजिएगा डेटर्स का, जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में मिलेगा डेटर्स 10,000 लेस 1,000 लिखा रहेगा प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स,
तो आप 9,000 डायरेक्ट मत लिखिएगा यहाँ पर, यहाँ 10 लिखिएगा, इधर 1,000 लिखिएगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। बाकी जो एसेट जो दिया हुआ है बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखा हुआ है आप उसको यहाँ पे लिखिए और डेटर्स में सावधानी बरतिएगा यहाँ। इसके अतिरिक्त जो लाइबिलिटी साइड आप देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में मेनली क्या होता है, क्रेडिटर्स होगा। तो आप लिख दीजिए बाई क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख दीजिए यहाँ पर। और आपको हो सकता है बिल्स पेएबल वगैरह का अमाउंट हो सकता है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट आप यहाँ पे डाल देंगे। देखिए कि और सावधानी बरतना है, पार्टनर्स का अगर लोन होगा ध्यान रखेंगे तो पार्टनर्स के लोन को इधर क्रेडिट मत कीजिएगा। हाँ, पार्टनर्स के किसी भाई का है, रिश्तेदार का है, या कई जगह क्वेश्चंस में लिखा रहता है कि पार्टनर्स की पत्नी का है, तो आप उस ऋण को लिखेंगे लोन को, लेकिन पार्टनर्स के लोन को बिल्कुल ही यहाँ पर नहीं लिखना है। पार्टनर्स का लोन डायरेक्ट पेमेंट हो जाएगा वो। तो यहाँ पर पार्टनर्स के एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन, आप बाकी दायित्वों को लिखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे, क्रेडिटर्स हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बिल्स पेएबल वगैरह हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों का लोन लिखेंगे। जैसे मिस्टर एक्स एक पार्टनर है तो मिस्टर एक्स अगर लोन है तो उसको मत लिखिएगा। मिस्टर एक्स ब्रदर्स लोन है तो आप उसको लिखिए वहाँ पर, और उसका फिर पेमेंट भी होगा। अब इतना लिखने के बाद जो आप यहाँ पे इस एसेट्स को अगर बेचेंगे तो बेचने से पैसा आपके पास आएगा, तो उसके लिए आप हेडिंग इधर बनाइए क्रेडिट साइड में, बाई कैश या बैंक अकाउंट लिखिए। अब जितना एक्चुअल अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं जिस एसेट से, जैसे स्टॉक यहाँ 10,000 का हो सकता है लिखा हुआ, अब उसको बेचने से आपको 6,000 मिला तो आप 6,000 लिखिए, 12 मिल गया तो 12 लिखिए। यानी एक्चुअली जो आप अमाउंट रियलाइज़ करेंगे इन एसेट्स को बेचने से उसको यहाँ लिखना है। तो जो भी एसेट्स बिकेगा यहाँ पे जितना अमाउंट रियलाइज होगा उसको लिखेंगे। स्टॉक है, डेटर्स है, मशीन है, जो भी एसेट्स है यहाँ पे दिया हुआ, उन सभी एसेट्स को जो बिक रहा है, जिसको बेच करके आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं, उसका यहाँ पे आप उल्लेख करें, लिखें, उसका अमाउंट यहाँ लिखा, एक्चुअल अमाउंट लिखना है। ध्यान रखिए एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समझने के लिए, एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड ये लिखना है आपको। ध्यान रखेंगे किसी एसेट्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास कि बिका है कि नहीं बिका, तो उसके बारे में आप यहाँ पे उसका वैल्यू मत लिखिए। ध्यान रखेंगे जैसे इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, अब इन्वेस्टमेंट हो सकता है 5,000 का हो और क्वेश्चन में कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उसके 4700 मिला कि नहीं मिला या ज़्यादा मिला, कुछ कम मिला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो आप भी यहाँ पे कुछ मत लिखिए। हाँ, उसके बारे में अगर दिया हुआ है कि इतने में बिका है तभी उसको लिखेंगे। एसेट्स के बारे में ध्यान रखेंगे। और लाइबिलिटीज़ के बारे में आप पेमेंट यहाँ पे दिखाइएगा, इनको पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे लिखिएगा टू कैश अकाउंट, या बैंक भी लिख सकते हैं हेड में, दोनों साइड एक ही आपको हेड डालना है। जितना अमाउंट आप पेमेंट कर रहे हैं कम या ज़्यादा उसको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, जैसे मान लीजिए 30,000 है और पेमेंट 27,000 कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू कैश के नीचे आप क्रेडिटर्स का जो एक्चुअल अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं वो लिखेंगे। मैंने एग्जाम्पल बताया कि यहाँ 30,000 लिखा हुआ है, लेकिन पेमेंट आप 27 कर रहे हैं, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 27 लिखेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बाकी लाइबिलिटी का भी जितना पेमेंट बोलेगा उतना करेंगे। अगर किसी लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप पूरा पेमेंट दिखाएंगे। ध्यान रखेंगे एसेट्स के बारे में उल्टा मैंने बताया, एसेट्स के बारे में क्या बोला कि अगर एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई अमाउंट यहाँ पे रियलाइजेशन में उसके वसूली का आप नहीं दर्शाएंगे। लेकिन अगर लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पूरा आप अमाउंट जितना यहाँ लिखा हुआ उतना ही पेमेंट साइड में आपको दिखलाना पड़ेगा। तो आप क्रेडिटर्स को, बैंक ओवरड्राफ्ट और बिल्स पेएबल वगैरह जो दिया हुआ रहेगा आप यहाँ पे लिख करके पेमेंट दिखाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और होता है, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया रहता है नॉर्मली। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे तो नहीं रहेगा, नीचे दिया रहेगा कि 2,000 रुपये खर्च हुआ, 500 हुआ, जितना भी खर्च हुआ, तो आप उस एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे जोड़ करके दिखाएंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को भी आप जोड़ करके इसी हेड में दिखा दीजिए। कुछ चीज़ें और हम लोग समझेंगे यहाँ पे। देखिए, एक तो हुआ तो रिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में और रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ के बारे में मैंने बताया। यहाँ पे कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड भी होते हैं। जैसे अब यहाँ पे कोई एसेट्स है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, फर्म में एक्चुअली है लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड में बुक्स में नहीं लिखा हुआ था, और उसको बेचने से भी कुछ पैसा मिल रहा है। जैसे कि अक्सर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि टाइपराइटिंग मशीन विच वाज अर्लियरली 100% रिटर्न ऑफ, पूरा आपने राइट ऑफ कर रखा था और उसको अब यहाँ पे तो कुछ उसका है ही नहीं है वैल्यू, लेकिन उसको बेचने से 1,000 मिल गया, तो आप यहाँ पे दिखाएंगे उसको टाइपराइटर मशीन लिख करके 1,000 रुपये लिखेंगे। यानी कोई अमाउंट, कोई एसेट ऐसा लिखा हुआ है जो रिकॉर्ड में नहीं था लेकिन बेचने से उससे पैसा मिल रहा है, तो उसका भी पैसा आप यहाँ रियलाइज़ करके दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है, यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज़ लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो आप उसका ही पेमेंट यहाँ पर
दिखलाएंगे, ध्यान रखना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए कुछ और चीज़ें हैं। यहाँ तो मैंने बताया कि भाई एसेट्स बिक रहा है, ये भी तो हो सकता है कि पार्टनर्स रख ले कोई एसेट्स को। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग का दो यहाँ पे नहीं बताया था, और मान लीजिए कोई पार्टनर है, जैसे ए है, और ए ने विनियोग रख लिया, इन्वेस्टमेंट को रख लिया, जितना भी यहाँ वैल्यू लिखा हुआ है, मान लीजिए 5000 है और उसने 4700 में रख लिया, तो आप यहाँ पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। अगर बिक जाता है 4700 में कैश, तब तो आप कैश हेड में डालेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर उसको रख लेगा तो आप उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डाल दीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई ए है तो एस का नाम ना डाल दीजिए, एस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे, जितने में रखेगा। जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट को उसने रख लिया है तो इन्वेस्टमेंट यहाँ डाल दीजिए, और जितना में अमाउंट एग्रीड अमाउंट जो होगा बताया हुआ होगा उसमें आप यहाँ पे उतना अमाउंट लिख देंगे। इस तरह से मान लो कोई पार्टनर बिल्डिंग को रख ले रहा है तो उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, बिल्डिंग लिख दीजिएगा, जितना में एग्री हुआ है रखने के लिए वो अमाउंट यहाँ फिल कर देंगे। इसी तरीके से लायबिलिटीज़ को अगर आप कैश पेड करेंगे तो आप कैश हेड में डालेंगे। अगर कोई पार्टनर कहता है कि नहीं हम पेमेंट कर देंगे भाई, मेरे ऊपर लायबिलिटी छोड़ दो, तो उस पार्टनर का नाम यहाँ लिखिएगा, उस कैश हेड में फिर नहीं जाएगा। इसके बाद आप बैलेंस करेंगे इसको, और बैलेंस में अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाता है आपका तो आपको मालूम है प्रॉफिट होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अब जो भी पार्टनर होंगे, मान लिया ए और बी दो पार्टनर हैं, तो दोनों में बांट दीजिए जो रेशियो इनका है। अगर लॉस होगा तो, अगर डेबिट साइड का टोल बढ़ गया तो इधर लॉस इंडिकेट करेगा, तो आप लॉस होगा तो भी इसी तरीके से बांटेंगे। लॉस लिखिएगा यहाँ पर, लॉस ऑन रियलाइजेशन। दोनों कंडीशन में तो एक ही आएगा, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा। तो जो भी होगा मान लिया जाए एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, तो यहाँ बांट दीजिए इनका जो भी होगा, जो अमाउंट आएगा आपका यहाँ पर, जो बैलेंसिंग फिगर होगा। तो इस तरीके से आप रियलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करेंगे। मैंने बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट है क्या चीज़, वसूली खाता क्या है। तो फर्म के विघटन पर संपत्ति और दायित्व के अकाउंट्स को बंद करने के लिए और संपत्तियों से प्राप्त राशि का लेखा करने के लिए, दायित्वों का भुगतान करने के लिए जो अकाउंट्स बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट या वसूली खाता। अब बनाने का तरीका मैंने बताया कि आप सभी एसेट्स को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें क्या नहीं लिखेंगे, तो कैश नहीं लिखेंगे, एक्सेप्ट कैश, कैश छोड़ करके आप लिखेंगे एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। अब कैश एंड बैंक है तो उसको मत लिखिएगा। और एक और मैंने बताया कि अगर एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है तो उसको भी नहीं लिखना है यहाँ पर। और लायबिलिटी साइड में आप इधर मैंने एक और बताया कि देनदार को पूरे मूल्य पर दिखाएगा, फुल वैल्यू पर दिखाइएगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर उसमें लिखा हुआ है तो उसको क्रेडिट कर देना है आपको, और बाकी लायबिलिटी को दिखाना है। इस लायबिलिटी में क्या नहीं दिखाना है, पार्टनर्स का लोन नहीं दिखाना, ध्यान रखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल तो नहीं दिखाएंगे यहाँ पर, साथ में पार्टनर्स का लोन लिखा हुआ तो उसको नहीं दिखाएंगे। हाँ, किसी दूसरे का लोन है, बैंक लोन है, तो आप दिखाइए वहाँ पे। अब इसके बाद इन सभी संपत्तियों को जब बेचिएगा तो जो पैसा आपको रियलाइज होगा उसको कैश हेड बना करके डालना है आपको। और लायबिलिटी जब पेमेंट करेंगे या कोई भी आप दूसरा अमाउंट पेमेंट करेंगे तो कैश हेड यहाँ डेबिट साइड में लिखिएगा यहाँ पर। इसी तरीके से अगर किसी एसेट्स को पार्टनर्स रख लेगा तो पार्टनर्स का नाम लिखिए यहाँ पे, जो एसेट्स रख रहा है उसको ब्रैकेट में डालिए, यहाँ पे उसका अमाउंट डाल दीजिए। और लायबिलिटी कोई पेमेंट कर रहा है पार्टनर्स, तो यहाँ पे भी उस पार्टनर का नाम लिखेंगे, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे। अगर कोई पार्टनर किसी दायित्व को, मान लो कोई बी कहता है कि नहीं हम बैंक ओवरड्राफ्ट पेमेंट कर देंगे, तो आप यहाँ लिखिए टू बीस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे जो बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है या जितना तय हो रहा है उतना पेमेंट दिखा दीजिए पार्टनर्स कैपिटल में। हाँ, अगर कैश पेमेंट कर रहा है फर्म तो यहाँ पे कैश डालिएगा इसको। वसूली के एक्सपेंसेस मैंने अलग से बताया। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ का अगर कोई है क्वेश्चन जो यहाँ पे नहीं है लेकिन आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसको कैश हेड में डालिए, खर्च को डालिए यहाँ पे। अनरिकॉर्ड एसेट्स के भी बारे में मैंने बताया कि अगर कोई एसेट्स है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था लेकिन बिक रहा है, बेचने से जो पैसा आपको प्राप्त होगा उसको इधर दिखाइएगा कैश में, या कोई पार्टनर रख लेगा तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा उसको। फिर बैलेंस करेंगे, बैलेंस में प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखिए जर्नल एंट्री भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो अगर आप इस फॉर्मेट को अच्छे से समझ जाएंगे तो जर्नल एंट्री भी आपका बन जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि फर्म के विघटन पर 500 रुपये खर्च हुआ, इसका जर्नल एंट्री बताइए। अब देखिए फर्म के विघटन पे जो खर्च हुआ, मैंने क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट में टू कैश हेड में डालना है आपको। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, खर्च करने का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश।
अब उसमें आप जर्नल एंट्री के नीचे उसके नरेशन में लिखिएगा कि बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड ₹500। इस तरह से कोई एसेट्स बिकेगा आपका, कोई भी एसेट्स बिक रहा है फर्म के डिसोल्यूशन पे, तो आप हेडिंग में क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब वो जितना भी बिक रहा है उसका अमाउंट डालिए उसमें। जैसे स्टॉक से 5000 मिला तो आप क्या लिखेंगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डालना है आपको। कोई भी एसेट्स बिकेगा, पैसा आ रहा है फर्म के डिसोल्यूशन पे, तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और कोई भी अमाउंट आप कैश पेड कर रहे हैं, चाहे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हो, बैंक लोन कर रहे हो, एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हो, तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अब दूसरा, कोई पार्टनर एसेट्स रख ले रहा है, तो देखिए मैंने बताया क्या, पार्टनर्स का नाम डालने से ए ने इन्वेस्टमेंट अगर रख लिया तो आप क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितने अमाउंट में भी एग्री हो रहा है वो रखने के लिए। इस तरह से कोई पार्टनर बोलता है नहीं बैंक लोन हम पेमेंट कर देंगे, बी ने कहा कि हम बैंक का लोन पेमेंट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर कोई पार्टनर सहमत हो रहा है कि नहीं हम पेमेंट कर दे रहे हैं, तो जितना पेमेंट जो सहमत हो रहा है उसका नाम डालना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डालिएगा। नगद पेमेंट करने पर टू कैश डालना है। बाकी प्रॉफिट या लॉस होगा, मान लिया प्रॉफिट हो गया 5000 रुपया, ए और बी में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है बराबर बराबर, तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ सावधानी और बरतना है आपको, जैसे अगर कोई दायित्व है और दायित्व के बदले में आप पेमेंट कैश कर रहे हैं तब लिखिएगा रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अगर किसी पार्टनर को किसी क्रेडिटर्स को बदले में आप कोई एसेट्स दे रहे हैं उसको फर्म से, तो इसका एंट्री नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे 5000 का लेनदार है और उसने कोई एसेट्स रख लिया, ऐसे बिल्डिंग रख लिया, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, अगर 5000 का है और 8000 रुपये का मान लिया जाए, कोई एसेट्स रख लिया, मान लिया विनियोग 8000 में रख लिया, तो 8000 रुपये में रख रहा है और 3000 रुपया अगर वो वापस कर रहा है आपको, तो कैश आ रहा है, तो आप यहाँ कैश जितना आ रहा है उसका एंट्री करेंगे। जैसे आप यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ पे 3000 रुपये जो रियलाइज आपको पैसा वापस आ रहा है। लेकिन आप अगर बराबर मूल्य पर रख ले रहा है, या क्वेश्चन में दिया हुआ कि नहीं 5000 का दायित्व था उसके बदले में उसको एसेट्स दे दिया गया, तो इसका कोई यहाँ पे एंट्री आप नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। अक्सर पूछा जाता भी है क्वेश्चन, तो ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। और मान लीजिए 10,000 रुपये का एसेट्स है और किसी दायित्व को 8,000 रुपये के बदले में आप दे रहे हैं उसको, और 8,000 रुपये का एसेट्स था और 10,000 रुपये में एग्रीड हो रहा है, तो 2,000 का प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डायरेक्ट। तो इसका भी एंट्री आप कर सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट होने पर। जैसे 8,000 कोई एसेट्स है, किसी ने 10,000 में रख लिया उसको, बोला है कि नहीं 8,000 के बदले में 10,000 रुपये एग्रीड वैल्यू पर रखा, तो 8,000 के बदले 8,000 तो एसेट चला गया। अब 2,000 रुपये अगर पैसा नहीं दे रहा है वो, अगर नगद दे रहा है तो आप यहाँ कैश में डालेंगे, और अगर वो डायरेक्ट बोल रहा है कि नहीं, तो फिर आप प्रॉफिट ऑन एसेट्स यहाँ पे लिखेंगे, 2,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड है, जो मैंने बताया। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एग्जाम्पल की सहायता से रियलाइजेशन अकाउंट और जर्नल एंट्री को करके बताऊंगा, और इसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं हम लोग एडमिशन में, रिटायरमेंट में करीब करीब उसी ढंग से बनता है, लेकिन यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखा जाएगा, उसको कैश या तो आप पेमेंट करेंगे और कम होगा, मैंने डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा तो उससे कैश आप मंगवाएंगे, तो बाई कैश या टू कैश लिखना पड़ेगा आपको बैलेंसिंग अकाउंट में। और फाइनली आपको एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका दोनों साइड बराबर आ जाता है। देखिए जब फर्म का विघटन होगा तो लास्ट में जब आप कैश अकाउंट बनाएंगे दोनों साइड इक्वल हो जाता है, इसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर हमसे क्वेरी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं इसको हल करके बताऊंगा आपको।